क्लास 7th में हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो जंगली जानवर हैं, जो पेड़-पौधे हैं, वो किस तरीके से अपना नेचर में अपनी जगह बनाते हैं और प्रोपेगेट करते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब जैसा हर एनसीईआरटी में कैरेक्टर के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट है समझाया जाता है, इस चैप्टर में सलीमा नाम की एक लड़की है। वो एक्चुअली अलग-अलग जगह घूम रही है, अलग-अलग जगह जाके अलग-अलग तरीके के एनवायरमेंटल चेंज देख रही है। जिस तरीके से वो पेड़ पे चढ़ती है तो पेड़ के नीचे ज़्यादा पेड़ पत्तियाँ नहीं होती, जैसे-जैसे वो ऊपर चढ़ती जाती हैं तो पत्तियाँ हरी होती जाती हैं और फूल एकदम ताज़े-ताज़े खिले हुए दिखते हैं उसे। फिर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो पहाड़ के नीचे उसे बहुत बड़े-बड़े पेड़ मिलते हैं। जैसे-जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसे छोटे-छोटे ग्रास मिलते हैं और जो और ऊपर जाती है तो उसे स्नो मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसे चेंजेस एनवायरनमेंट में महसूस होने लगते हैं। तो अब ये चेंजेस होते कैसे हैं? अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं वो एक्चुअली हाइट से होंगे या तो टेम्परेचर और मॉइस्चर के डिफरेंस से होंगे। ये दो मेन चीज़ हैं जिससे हम जो एनवायरनमेंट में चेंज है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर हम देखें कि जो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है, बहुत ऊंचे-ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, उसकी चोटी पे बर्फ़ जमी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है और नीचे हरी-हरी जो वेजिटेशन है वो होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे जो है जो हमारा अर्थ का सरफेस है, वहाँ पे जो हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो इंसिडेंट सन रेज़ हैं, जो भी अर्थ के सरफेस पे सूरज की किरणें गिरती हैं, वो ज़्यादातर हीट इसी एरिया में ट्रैप कर लेती हैं। तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना जो हवा है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी और हीट है उसकी मतलब ठंड बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। तो जो ऊपर वाला एरिया है हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर, वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है और ठंड होती है बहुत। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट में चेंज है वो हाइट, मॉइस्चर और टेम्परेचर से ही डिसाइड होता है। अब जो अर्थ में वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब जो ग्रीनरीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो जनरली हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा है श्रब्स। अब ये क्या होते हैं? फॉरेस्ट तो आप जानते ही हैं, डीप कवर होता है, जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े घने जंगल होते हैं। तो इसकी फ़ोटो भी होगी, हाँ। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमेशा हरा भरा रहेगा। जो फॉरेस्ट है उसके बारे में तो खैर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्रासलैंड जो होते हैं, ग्रासलैंड क्या होते हैं? अगर हम बहुत टेक्निकल में जाएं तो ग्रासलैंड थोड़े से ऊंचाई पर होते हैं। अगर हम देखें, अगर जैसे दक्कन का पठार है, यहाँ तो हम खैर बहुत सारी वेजिटेशन देखते हैं, बट कुछ यूरोप में है, रशिया में है, कुछ ऐसी जगह हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेन मैदान हैं जो धरती से थोड़ा सा ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है, थोड़ी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की। तो इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े टॉल पेड्स हैं, मतलब जो जिस तरीके से जो इस तरह बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके लिए वहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ छोटे छोटे घास ही उग पाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं वहाँ। अगर हम स्टेप्स ऑफ सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और जो बारिश है वो भी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से ऐसे बड़े पेड़ों के लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं होता और ये इतने बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं और छोटे छोटे ग्रासलैंड ही वहाँ बच पाते हैं। तो इस तरीके से एक वेजिटेशन का एक हिस्सा है, मतलब क्लासिफिकेशन है ग्रासलैंड्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स मतलब झाड़ियाँ। अगर हम देखें, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, बबूल के पेड़ होते हैं, वो एक्चुअली श्रब्स कहलाते हैं। जहाँ पे एक्चुअली बहुत कम बारिश होती है और ड्राई रीजन होता है, वहाँ पे इस तरीके का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। अब सलीमा के जो पिताजी हैं, सलीमा के फादर हैं, वो अर्थ पे बहुत सारी जगह घूम चुके हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग वेजिटेशन होता है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट वेजिटेशन होता है। तो जैसे एक कैनीफेरस फॉरेस्ट होता है एक सब पोलर रीजन में, जैसे हमने देखा होगा इस तरीके के पेड़ होते हैं।
जहाँ पेड़ का जो एक्चुअली शेप इस तरीके का होता है, तो कैनिफेरस सबपोलर रीजन में फॉरेस्ट इस तरीके के पेड़ों से बनते हैं। जो बुशेस एंड डेजर्ट, मतलब जो झाड़ कटीले झाड़ वाली जो पेड़ होते हैं, जो बबूल के पेड़ होते हैं, वो डेजर्ट में मिलते हैं। और जो एकदम घने जंगल होते हैं, जो हार्डवुड वाले फॉरेस्ट होते हैं, वो ह्यूमिड रीजन में, जो हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। इस तरीके से अलग अलग वेजिटेशन होते हैं, तो वो उनके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर हम अब देखते हैं जंगल क्या होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी सब कैटेगरी है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अगर हम देखें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो अर्थ के इक्वेटर के आसपास होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन होता है ये, जो कैंसर कैप्रिकॉर्न और कैंसर लाइन के बीच में ये वाला जो रीजन होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। यहाँ पे एक्चुअली हमेशा ह्यूमिड मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी होती है, और मौसम जो होता है वो चेंज होता रहता है। बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हमेशा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा और बारिश होती रहेगी। तो यहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होता है, उसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। एक और चीज़ है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। जो एक्चुअली ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे जो हमेशा बारिश होती रहती है और हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है। तो पेड़ों को पानी बचाने वाला कोई मैकेनिज़्म नहीं चाहिए होता है। तो कभी कभी होता है कि पेड़ कुछ अलग रीजन में पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो उनके अंदर जो मॉइस्चर है उसको वो बचा के रख सकते हैं। तो इस रीजन में इन्हें पानी बचाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो इनके जो पत्तियां हैं वो 12 महीने ग्रीन रहती हैं, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अब जो इनकी कैनोपी होती है थिक होती है। कैनोपी मतलब अगर हम किसी जंगल के नीचे जो सरफेस पे खड़े हैं, और अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो हमें कितनी सनलाइट और कितने पेड़ पौधे दिखते हैं। मतलब हमारी जो आँखें हैं वो कितना ऊपर की तरफ देख सकती हैं, कितनी लाइट एक्चुअली इसके बीच में से पास हो रही है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो कैनोपी डेंसिटी है, जो पेड़ पौधों की जो डेंसिटी है, जो पेड़ हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं वो लाइट को ग्राउंड तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो छोटे पेड़ पौधे यहाँ पे कम उग पाते हैं, तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो ऊपर ऊपर और उठते जाते हैं। तो इस तरीके से कैनोपी डेंसिटी भी डिसाइड करती है कि जो फॉरेस्ट है वो किस तरीके का होगा। तो हमारा जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे हमेशा में हार्डवुड ट्री ही मिलेगी, क्योंकि वो छोटे पेड़ पौधों को तो उगने ही नहीं देते हैं। वो एक्चुअली सनलाइट को पूरा कैप्चर कर लेते हैं कैनोपी से। तो इस तरीके से रोजवुड है, इवोनी है, महोगनी, इस तरीके के कॉमन पेड़ हमें दिखते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें एनाकोंडा जैसे सांप मिलते हैं। एनाकोंडा बहुत बड़े सांप होते हैं एक्चुअली। ये इतने बड़े होते हैं कि वो एक क्रोकोडाइल या हिरन तक को भी निगल जाते हैं और पचा लेते हैं। तो ये इसी तरीके के एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, क्योंकि उनको खाने की कमी नहीं होती। वो सरवाइव कर जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु हैं, रोडेंट्स हैं, या फिर कभी बड़ा जानवर मिल जाता है तो उसे भी खा के कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं बिना शिकार के। अब जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो एक्चुअली अलग कैसे होते हैं कि ये सीजनल होते हैं। अगर हम देखें तो ड्राई सीज़न में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पतझड़ जो होता है ना, हमने सुना है ड्राई सीज़न, जैसे सर्दी का मौसम हो गया और गर्मी का मौसम हो गया जो बहुत हॉट होता है, तो उसमें क्या होता है, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पत्तियां गिराने से क्या होता है, इनका जो पत्तियों द्वारा इवेपोरेशन से जो पानी जो हवा में उड़ जाता है, वो एक्चुअली वो प्रोसेस धीमी हो जाती है। तो इससे पेड़ अपना जो पानी है उसको कंजर्व कर सकता है। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में सीजनल चेंजेस आते हैं। जो पेड़ पत्तियां हैं उसमें, जैसे ये देखेंगे आप, जो ड्राई सीजन है उसमें पत्तियां पीली पड़ गई हैं और धीरे धीरे ये पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। बस ये भी ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं। जिस तरीके से वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उसी तरीके से ये सीजनल फॉरेस्ट है, बट रीजन सेम है।
अब एग्ज़ाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है। ये फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है कहाँ-कहाँ मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और सेंट्रल अमेरिका में भी मिलते हैं। ये थोड़े से इक्वेटर से हल्का-सा दूर, मतलब हम देखें तो हमारा कैप्रिकॉर्न है और कैंसर लाइन है, उसके आसपास वाला इलाका है। तो यहाँ पे मानसून और सीज़नल चेंज की वजह से ये डिसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एक्चुअली मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं और कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। मतलब मिड लैटिट्यूड कैसे? अगर हम अर्थ को देखें इस तरीके से, तो ये इक्वेटर है, लाइन ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। तो हमारा जो मिड लैटिट्यूड जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा एक्चुअली, यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा और यूएसए, नॉर्दर्न अमेरिका के आसपास। और सेम यहाँ पे भी नीचे की तरफ कोई बड़ा मैसिव लैंडफॉर्म है नहीं, तो एक्चुअली यहाँ पे ये वेजिटेशन यहाँ मिलती नहीं है। मैक्सिमम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही मिलती है। तो जैसे यूएसए हो गया, साउथ चाइना हो गया और साउथ ईस्ट ब्राज़ील हो गया, इस तरीके के यहाँ पे जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड बारिश नहीं होती, मतलब ये बारिश से ये हमेशा ग्रीन नहीं होते, बट एक्चुअली यहाँ मौसम इतना अच्छा होता है कि इनको पत्तियाँ गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेड़ पौधों को, तो ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। अब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये हाई लैटिट्यूड में मिलता है। हाई लैटिट्यूड मतलब जो हमारा ज़ीरो है, इक्वेटर ज़ीरो माना जाएगा। हाई लैटिट्यूड मतलब ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर, इस तरफ आसपास, मतलब 66 डिग्री नॉर्थ के आसपास। तो यहाँ या फिर यहाँ नीचे 66 डिग्री साउथ। तो यहाँ जो वेजिटेशन मिलता है, जो फॉरेस्ट मिलते हैं, वो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। जैसे हम देखें तो न्यूजीलैंड में, चाइना में, यूएसए में, चिले है, वहाँ पे ये पाया जाता है। जो मोस्ट कॉमन ट्री हैं ओक, ऐश, बीच, डियर फॉक, इस तरीके के जानवर भी मिलते हैं। वुल्स हैं, ये जानवर वहाँ मिलते हैं। और बर्ड जैसे हैं फिजेंट्स, मोनाल, इस तरीके के जो बर्ड्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं देखने में, मतलब रंग बिरंगे। ये इन्हें एक्चुअली अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में रहने के लिए, इसलिए ये वहीं पाए जाते हैं। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में जानते हैं। हमने ऊपर जितने भी फॉरेस्ट के टाइप देखे हैं वो एक्चुअली सारे कॉन्टिनेंट के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन पे ही मिलते हैं। अगर हम देखें तो जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स का, वहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो वो किस तरीके का है? वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। ये नाम से ही पता चलता है, ये मेडिटेरियन सी के आसपास यूरोप में मिलता है, थोड़ा अफ्रीका और एशिया में भी। तो इस तरीके से इसका नाम मेडिटेरियन वेजिटेशन है। एक्चुअल में मेडिटेरियन जो रीजन है वो ऑर्चर्ड ऑफ वर्ल्ड कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। ये मेडिटेरियन रीजन दुनिया का एक बागीचा टाइप का है, क्योंकि यहाँ अच्छा है, पेड़ जो फ्रूट्स हैं अच्छे होते हैं, इसलिए वो दुनिया का बागीचा कहलाता है। अब कैनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली जो लैटिट्यूड है 50 से 70 के बीच में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो ठंडे माहौल में जो पेड़ पौधे उगने वाले होते हैं, जैसे सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ होती हैं, वो जैसे चीर, पाइन, सिडार एंड इस तरीके के पेड़ होते हैं। पर जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन याद रखने वाली चीज़, ये कैनीफेरस, मतलब अगर नाम से ही देखें, ये कोन जैसा पेड़ होता है। मतलब ये एक्चुअली क्या होते हैं कि जो बर्फ़ गिरती है ऊपर से, उसको झड़ाने के लिए इस तरीके का शेप इन्होंने इवोल्यूशन के द्वारा बना लिया है। तो जितना भी ठंडी जगह पे पाए जाने वाला जो वेजिटेशन है 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में तो लैंड ही नहीं है 50 से 70 डिग्री में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इस तरीके का वेजिटेशन पाया जाता है हमें, ये यहाँ पे हमें पोलार बियर मिलते हैं। कॉमन एनिमल, बहुत कॉमन जो एनिमल होते हैं, मिंक, फॉक्स, इस तरीके के मिलते हैं। बस मेन मुद्दा ये है, कैनीफेरस फॉरेस्ट ठंडी जगहों में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके में, और वहाँ ठंड बहुत होती है और बर्फ़ गिरती है।
अब जो ग्रास लैंड है, यहाँ सामान्य से थोड़ी कम बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधों के उगने की थोड़ी समस्या होती है। यहाँ पानी और ऑक्सीजन की इतनी ही अवेलेबिलिटी होती है कि वो ग्रास ही उग सके। तो ग्रास जो होती है 3 से 4 मीटर तक ऊंची ऊंची घास हो सकती है। और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, जिराफ, डियर, लेपर्ड और टाइगर्स भी मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइगर्स इस जो माहौल है इसमें अच्छे से घुल मिल जाते हैं और अपना शिकार अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इक्वेटर के आसपास ही ये वाला जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो पाया जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं, अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये मिड लैटिट्यूड में मिलते हैं। यहाँ पे जो ग्रास है वो एक्चुअली छोटी होती है बट न्यूट्रिशन बहुत होता है। तो जो वाइल्ड बफेलो है, एंटीलोप्स है, ये सब यहाँ मिलते हैं। और थ्रॉनी बुशेस, जैसे हमने देखा, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है वो एक्चुअली जो गर्म माहौल है वहाँ पे मिलती हैं। थ्रॉनी बुशेस जो होती हैं वो एक्चुअली बहुत गर्म इलाके में होते हैं। तो ये पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, वैक्सी होती हैं। थ्रॉन जो कांटे हैं वो होते हैं उसमें। तो अपना जो पानी है उसको कंजर्व करने के लिए इन्होंने एवोल्यूशन में बहुत अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं वो डेवलप कर ली हैं। अब एक टुंड्रा वेजिटेशन होता है। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? जो पोलर रीजन है जहाँ मैक्सिमम सर्दी होती है और बर्फ़ गिरती रहती है, तो वहाँ पे बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए समर में कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो वो जो वेजिटेशन है उसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। अब ये जो पोलर बियर है, पोलर बियर जो पोल से वहीं पे पाए जाते हैं। ये वॉलरस है, सील है, ये समुद्री जानवर हैं पर ये धरती पे भी आते हैं। तो इस तरीके से कुछ जानवर हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।